नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ स्मरण शक्ति का विकास। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम करते हैं आओ करें। गंदगी से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखकर उनसे बचने के उपाय लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है कि गंदगी से कौन कौन से रोग हैं जो पैदा होते हैं। किन्हीं 2 रोगों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके पश्चात आप लिखेंगे कि इन रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, अर्थात गंदगी को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि ये रोग पैदा ना हों। तो ये आप विचार करके लिखेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्मरण शक्ति का महत्व कौन नहीं जानता। जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो सबसे पहले उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें याद शक्ति भी चाहिए कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहे। तो इसीलिए हमें आवश्यकता होती है स्मरण शक्ति की, कि हम अपने पाठ को, बातें जो हमने की हैं उनको लंबे समय तक याद रख सकें। यदि हम अतीत में प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही स्मरण न रहे तो हम नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अतीत में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अतीत क्या होता है? पास्ट, जो बीत चुका, जो समय बीत चुका, सबसे पहले हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम उसको याद रख सकते हैं तभी हम उसमें अपना नया ज्ञान है वो जोड़ सकते हैं। स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अनुभूत घटनाओं को याद रख सकता है। अब ये स्मरण शक्ति है क्या? स्मरण शक्ति होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को जब हम लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं, अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उसे कहता है स्मरण शक्ति। बौद्धिक अर्थात मानसिक, ये जो स्मरण शक्ति है ये हमारी मानसिक क्षमता होती है, क्षमता, कैपेसिटी, जो कि व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अनुभूत घटनाओं को याद रख सकता है। इसी के बल पर क्या करता है, एक व्यक्ति है जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है, अर्जित होता है कमाया गया, जो ज्ञान वो प्राप्त करता है, जो ज्ञान वो कमाता है, उसको तथा अनुभूत घटनाओं को, अनुभूत क्या होते हैं? एहसास, जो चीज़ वो रियलाइज़ करता है, जिस चीज़ का उसे एहसास होता है, उस चीज़ को भी वो लंबे समय तक याद रख सके। ये किस पे निर्भर है? ये हमारी स्मरण शक्ति पर निर्भर है। मस्तिष्क घटनाओं के ज्ञान को किस प्रकार स्मृति में बिठाता है, यह अभी तक एक रहस्य ही है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा दिमाग है वो कैसे कैसे सभी चीज़ों को याद कर रख लेता है, हम अपनी स्मृति में ये बिठा लेता है। तो ये अभी क्या है, एक रहस्य है। जैसे आप बचपन में स्कूल आए, आप पहली बार कैसे आए थे। अब कुछ बच्चों को ये याद होगा कि हम फर्स्ट टाइम जब स्कूल आए थे तो क्या हुआ था, या 2 साल पहले कोई घटना घटी थी, वो आज भी आपको याद है। तो इस प्रकार कुछ बच्चों को जो है वो याद रहता है और कुछ बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था पहले, हमें कुछ याद नहीं है। तो ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो है वो स्मृति का स्थल होता है, स्मरण शक्ति होती है उसकी, कि वो कितने समय तक किस बात को याद रख सकता है और कैसे कैसे याद रखता है। ये क्या है, अभी तक एक रहस्य है। रहस्य क्या होता है? भेद, सीक्रेट है ये। तथापि वैज्ञानिक यह बात निश्चयपूर्वक कह रहे हैं कि स्मृति में ज्ञान को संचित करने की क्रिया में निश्चय ही मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाओं का हाथ होता है। अब जो वैज्ञानिक हैं
उन्होंने ये यकीन से कहा है, निश्चयपूर्वक कहा है कि स्मृति में ज्ञान को संचित करने की जो क्रिया है, स्मृति क्या होता है? याद करना। संचित होता है इकट्ठा करना। जो भी हमने ज्ञान को प्राप्त किया है उसे इकट्ठा करने के लिए हमारे दिमाग में नाड़ी कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? सेल। हमारे दिमाग में नाड़ी सेल हैं। उन्हीं के आधार पर जो हमारा ज्ञान है वो इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? मस्तिष्क में, दिमाग में। उनके अनुसार स्मरण शक्ति का संबंध मस्तिष्क के उस उच्च भाग से है जो भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय तथा जटिल समस्याओं से दो चार होते समय कार्य करता है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो स्मरण शक्ति का संबंध है वो दिमाग के उस उच्च भाग से है, उस हाई लेवल से है जो भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय, जब हम भाषा का ज्ञान अर्जित करते हैं ना, देखो छोटा बच्चा होता है वो एकदम से सब कुछ नहीं सीखता। वो क्या करता है? वो पहले सबको देखता है कि कौन कैसे बात कर रहा है, उनके हाव भाव क्या हैं, फिर वो उनका अनुकरण करता है। तो इसी प्रकार जब हम भाषा को सीखते हैं तो साथ साथ ही हमें और ज्ञान मिलना भी शुरू हो जाता है कि किस प्रकार किससे बात करनी है, क्या क्या बात हुई थी। तो ये सब कुछ हम जो हैं ये भाषा के साथ ही अर्जित कर लेते हैं। स्मृति कोश के 3 कक्ष हैं। अब जो स्मृति कोश है इसके 3 कक्ष हैं, अर्थात जो मेमोरी सेल है, स्मृति कोश होता है मेमोरी सेल, इसके 3 कक्ष बने हुए हैं। कक्ष कहते हैं कमरे। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 इसके भेद हैं। वैज्ञानिकों ने इसको 3 भेदों में विभाजित किया है। किसको? स्मृति कोश को। यह भेद तथ्यों को स्मरण रखने की समय अवधि पर आधारित है। जो ये कोश बनाए हैं इनको किस पर आधारित किया गया है? इनको आधारित किया गया है कि जो हम याद रखते हैं वो किस समय तक इसको याद रखते हैं, समय अवधि पर आधारित है ये। तो पहला है ज्ञान इंद्रिय परक स्मरण शक्ति। ज्ञान इंद्रिय परक होती है सेंसरी परसेप्शंस, जिसे कहते हैं मस्तिष्क संबंधी। तो ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। दूसरा है लघुकालीन स्मरण शक्ति। लघुकालीन, लघु कुछ समय के लिए, काल होते समय, लघु छोटे, अर्थात कुछ समय के लिए, लघु छोटा या कम समय के लिए जो स्मरण शक्ति होती है हम याद रखते हैं उसे कहते हैं लघुकालीन स्मरण शक्ति। तीसरी होती है दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। दीर्घ अर्थात लंबे समय के लिए, जो तथ्य हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं उसे कहते हैं दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत पहले हुआ होगा, आज भी याद है। 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी आपको जो बात है, तथ्य हैं, वो आज भी आपको याद होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि हम साथ के साथ ही भूल जाते हैं। जैसे आप सुबह उठे, आपने क्या किया, कल आपने क्या किया था, तो जो काम है हमारा कल से रिलेटेड है, आज से संबंधित है, तो हमने जैसे ही काम किया उसको हम भूल गए। 1-2 दिनों में या कुछ क्षणों में हम भूल जाते हैं, उसे कहते हैं लघुकालीन स्मरण शक्ति। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कहते हैं इन तीनों प्रकार की स्मरण शक्तियों के लिए मस्तिष्क में स्मृति कोश में अलग अलग भाग बने हुए हैं जो यहाँ दी गई व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं। जो ये 3 स्मरण शक्तियाँ हैं इनके लिए हमारे दिमाग में अलग अलग स्मृति कोश भी बनाए गए हैं। जैसे हम अपने घर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, कि ये बच्चों का रूम है, ये मम्मी पापा का है, ये दादा दादी का है, तो रूम जो है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि इस रूम में वो बैठते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, उसमें भी स्मृति कोश के अनुसार इसे भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। स्मृति कोश के ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में केवल क्षण भर के लिए तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है। जो स्मृति कोश है
इसमें क्या किया गया है, इसमें जो बात हम सिर्फ क्षण भर के लिए याद रखते हैं बस वही इसमें रहती है। यही क्षमता है कि बस थोड़ी देर के लिए याद किया और फिर वो हम भूल गए। अब जब आप एक पर्वत को देखते हैं तो आँखों द्वारा पर्वत के विषय में ग्रहण की गई सूचना स्मृति कोश के ज्ञानेंद्रिय पर कक्ष तक आती है तथा क्षण भर में उसकी स्मृति फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप कहीं पे कोई यात्रा करने जाते हो या किसी पर्वत को देखते हो तो कोई व्यक्ति आपको उस पर्वत के बारे में सूचना दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो आप क्या करते हो, वो जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो स्मृति कोश के ज्ञानेंद्रिय पर कक्ष तक पहुंच जाती है। ज्ञान इंद्रिय पर कक्ष कौन सा होता है, जो मस्तिष्क के संबंधी होता है, दिमाग से संबंधित होता है, उस कक्ष तक ही ये बात पहुंचती है। और क्षण भर में और थोड़े ही देर में क्या होता है, ये जो स्मृति है, ये जो याद किया हमने, ये सब फीकी पड़ जाती है, अर्थात हम भूलना शुरू हो जाते हैं। यदि इस सूचना को याद रखना हो तो इसे प्रयत्न करके लघुकालीन स्मृति कक्ष में भेजना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि जो हमें अब ये नॉलेज दे रहा है सामने वाला व्यक्ति इस पर्वत के संबंधी, तो हम ये जो ज्ञान है इसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, हमें इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या होता है, ये सारे का सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है, लघुकालीन स्मृति कक्ष में, अन्यथा यह स्मृति से निकल जाती है। अगर वहाँ नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, जो हमने सुना वो उसी समय हम थोड़ी ही क्षण में भूल जाएंगे। स्मृति कोश के लघुकालीन स्मृति कक्ष में इस भाग में पहुंचा हुआ ज्ञान उतने समय तक बना रहता है जितने समय तक उसका प्रयोग होता है। अब जो स्मृति कोश में हमने ज्ञान को भेज दिया, लघुकालीन स्मृति कक्ष में जो हमने ज्ञान भेजा है वो उसी समय तक वहाँ पर बना रहेगा जितने समय तक उसका प्रयोग होता रहेगा। अर्थात जैसे हम बातचीत करते रहेंगे उस विषय के बारे में तो वो याद रहेगा, जैसे ही आपने उस विषय के बारे में बात करना बंद कर दिया तो वो भूल जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दी जाती है, आपको उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक फ़ोन नंबर कहीं से नोट करते हैं, यह फ़ोन नंबर आपकी स्मृति में कुछ समय तक बना रहेगा। आपने कोई फ़ोन नंबर नोट किया, किसी से लिया, कुछ समय तक आपको वो फ़ोन नंबर क्या रहेगा, याद रहेगा। और यदि आप इस नंबर को बार बार डायल करेंगे तो वो क्या होगा, दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में जाकर अंकित हो जाएगा। अर्थात ये कहाँ चला जाएगा, दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में, और वहाँ जाकर ये परमानेंट हो जाएगा, आपको पक्के रूप में याद हो जाएगा। अन्यथा 20-30 सेकंड में यह नंबर आपकी स्मृति पटल से गायब हो जाएगा। और अगर आप इसे रिपीट नहीं करोगे, इसको बार बार जो है डायल नहीं करोगे तो क्या होगा, ये नंबर आप भूल जाओगे। जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को कि बेटा इस प्रश्न को आप 2 बार याद करो, 3 बार याद करो। जब बार बार आपका टेस्ट होता है, आपसे सुना जाता है तो आपको याद हो जाता है। अगर एक बार ही आपको सुना दिया जाए या आपको समझा दिया जाए और उसके बाद आपसे ना पूछा जाए तो क्या होगा, आप भूल जाओगे कि क्या बताया था। तो बार बार जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं, दोहराते हैं, तो हमारे लघुकालीन स्मृति कक्ष में पहुंच जाता है, दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में पहुंच जाता है। स्मृति कोश के दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में असीमित ज्ञान का भंडार होता है। अब जो दीर्घकालीन स्मृति कक्ष है उसमें असीमित ज्ञान, असीमित जिसकी सीमा ना हो, बहुत ज्ञान होता है दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में, जिसका कुछ अंश तो जीवन भर की संपत्ति बन जाता है और कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो हमें लाइफ टाइम ज़रूरी होता है, उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। इस ज्ञान के बने रहने के पीछे 2 कारण होते हैं, इसकी बार बार आवृत्ति अथवा इसके साथ भावनात्मक संबंध।
तो दो कारण हैं जिसके कारण ये जो ज्ञान है हमें चाहिए होता है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। पहला, इसकी बार बार आवृत्ति अथवा इसके साथ भावनात्मक संबंध। उदाहरण से समझाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अचानक मिलने के पश्चात बार बार उससे भेंट होती है तो उसकी स्मृति मस्तिष्क में पहली नज़र में ही अंकित हो जाती है। अब देखो, कई बार क्या होता है, कोई हमें व्यक्ति एकदम से मिलता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर मिलता है, तो जैसे वो बार बार हमें मिलता है, उससे हमारी मुलाकात होती है, तो उसकी स्मृति मस्तिष्क में पहली नज़र में ही अंकित हो जाती है। तो हमारा दिमाग है जो उसी तरफ काम करने लग जाता है और उसको याद करते कि हाँ हाँ यही व्यक्ति था। दूसरी अवस्था में किसी से पहली नज़र में स्नेह हो जाने पर अथवा कोई दुर्घटना अचानक आँखों से देख लेने पर इसका ज्ञान भावनात्मक रूप से मस्तिष्क में अंकित होकर दीर्घकालीन स्मृति के कक्ष में सदा के लिए जा बैठता है। अब दूसरा क्या है कि मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपने कोई दुर्घटना देख ली और वो दुर्घटना जो है आपके दिमाग में घर कर जाती है। कितना ही समय क्यों ना पड़ जाए, अगर आपको कभी उसके बारे में हल्का सा भी याद आएगा या कोई बात करता तो आपको वो इंसिडेंट ज़रूर याद आता है कि हाँ हाँ मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मैंने भी ये चीज़ देखी थी। तो ऐसे होती हैं, ये होते हैं भावनात्मक रूप पे। तो ये दो प्रकार के जो कारण हैं, इन दो कारणों से दीर्घकालीन स्मृति में असीमित ज्ञान जो है वो हमारे साथ रहता है। अब आप के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम जो हैं बातें भूल क्यों जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ना कोई भी बात करेंगे उसको फिर भूल जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं। तो हम भूलते क्यों हैं? भूलने की क्रिया को स्मरण शक्ति की विपरीत क्रिया कहा जा सकता है। देखो, दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होता है भूलना, दूसरा याद करना। दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत क्या होता है? अपोजिट। जिस प्रकार स्मृति समयावधि पर आधारित है, ठीक उसी प्रकार भूलने की क्रिया का भी समय से गहन संबंध है। अब जो स्मृति है, किसी चीज़ को याद करना, वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे आधारित है? वो समय पर, कि हमें कितना समय मिला था, हम कितने समय तक हमने उस बात को सुना था या किसी से हम मिले थे। तो वो समय पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित है कि हम कितना किस चीज़ को याद करते हैं। और उसी प्रकार जो भूलना है वो भी एक क्रिया है जिसका कि समय से बहुत गहन होता है, गहरा संबंध है। उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक आयोजन में जाते हैं। आयोजन क्या होता है? कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर जाते हैं तथा अनेक लोगों को वहाँ देखते हैं। अब किसी प्रोग्राम में जाओगे तो वहाँ और भी बहुत लोग होंगे, वहाँ आप उनसे भी मिलोगे, उनको भी देखोगे। 1-2 घंटे तक तो आपको याद रहेगा कि किन किन व्यक्तियों को आपने आयोजन में देखा था, परंतु 2-4 दिन बाद आप केवल कुछ लोगों के ही नाम तथा चेहरे पुनः अपनी स्मृति पट पर ला सकेंगे। देखो, हम किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ जाते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ जाने पर ना हमें बहुत से लोग मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति में दोबारा मिलता है, तीसरी बार मिलता है, तो हम पहचानते हैं कि हाँ ये भी आया हुआ था, हमने देखा था इसे, ठीक है। तो कोई पूछ भी ले तो हम कह भी देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमने देखे थे, ये लोग आए हैं, हमारे ये रिलेटिव आए हुए हैं, ये हमारे दोस्त आए हुए हैं। तो आप देखोगे कुछ समय में तो आपको सब याद रहेगा कि हमने क्या देखा, वहाँ पर क्या क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, समय बीतता है, तो आप उसे दोबारा से याद करोगे ना, तो सिर्फ आपको उनमें से कुछ लोग ही याद आएंगे और कुछ लोगों की बातें ही आपको याद रहेंगी। बाकी सब कुछ जो है वो क्या होता है, आप भूल जाते हो, डिलीट होता है सब कुछ। तो ये जो है भूलना और याद करना दोनों ही एक दूसरे से विपरीत हैं। तो हमने अभी देखा कि
याद हम किसे रखते हैं? जो चीज़ हमें बार बार मिलती है। और भूल किसे जाते हैं? जिसको हम दोबारा नहीं दोहराते या उसको दोबारा स्मरण नहीं करते। भूलने की क्रिया का विश्लेषण भी वैज्ञानिकों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। अब जो भूलने की क्रिया का विश्लेषण है, इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने प्रयास तो किया, लेकिन अच्छे से ये हो नहीं पाया। उन्होंने तथ्य की खोज भी की जो भूलने की क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। अब इन्होंने अपनी तरफ से, वैज्ञानिकों ने पूरा जोर लगाया, पूरा प्रयास किया कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण हम भूल जाते हैं, कौन से तथ्य जो इसके जिम्मेदार हैं। तो उनमें से कुछ तथ्य हैं। पहला है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता है इंटरफेरेंस। हस्तक्षेप से भाव है कि पुराने स्मरण किए हुए तथ्य नए तथ्यों को स्मृति में बिठाने के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कोई व्यक्ति बात बताता है कि बेटा ये ऐसा करना है, दूसरा व्यक्ति कुछ और बता देता है कि नहीं ऐसा करना है। तो जो पुराने तथ्य हैं, जो पुराना आपको पहले व्यक्ति ने कहा है और फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा है, आप क्या करते हो, दोनों में कंफ्यूज होते हो कि उसने तो ये कहा था और दूसरे ने क्या कहा है, ये कहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जैसे यदि कोई मित्र आपको अपना नया फ़ोन नंबर दे दे तो उसका पुराना फ़ोन नए नंबर के स्मृति पट पर बैठाने में बाधा डालता रहता है। यही नहीं, नए नंबर के याद हो जाने पर पुराना नंबर धीरे धीरे स्मृति से निकल जाता है। अब देखो, आपका कोई मित्र है, उसने आपको अपना नया फ़ोन नंबर दिया कि देखो मेरे पास अब जो है मेरा नंबर है, वो अपने फ़ोन का वो चेंज कर लिया है, बदल लिया है। तो जब वो आपको नया नंबर देता है तो क्या होता है कि आपको एकदम से वो नंबर याद नहीं रहता, धीरे धीरे आप उसे याद करते हो, धीरे धीरे वो आपके स्मृति पट पर बैठता है और जो पुराना नंबर है वो धीरे धीरे आपकी स्मृति से निकल जाता है। दूसरा है पुनः स्मरण में अक्षमता। इसका अर्थ होता है कि स्मृति में अंकित तथ्यों को समय पर पुनः न याद कर पाना। कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उसी समय वो चीज़ हमें याद ना आए और समय निकल जाने पर वे तथ्य अपने आप स्मरण हो जाते हैं। और जब वो समय निकल जाता है फिर वो अपने आप हमें याद आ जाता है। ऐसी विस्मृति अस्थाई होती है और ये जो याद है, ये विस्मृति है, ये भूलने, ये अस्थाई होती है। अस्थाई की परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। इस स्थिति की तुलना वैज्ञानिक कहीं रखकर भूली हुई वस्तु से करते हैं जो समय निकलने के पश्चात अपने आप हाथ लग जाती है। जैसे कि आप देखते हो क्या होता है कई बार कि व्यक्ति, ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है हमारे घर में पुरुष जो लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि गाड़ी या एक्टिवा कोई भी व्हीकल है आपके घर में, तो वो जैसे ही वो घर में एंटर हुए तो चाबी को कहीं भी रख दिया। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद कहीं जाना होता है तो क्या कहते हैं कि चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, चाबी ढूंढो। वो ये भूल जाते कि कहाँ रखी थी हमने। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने माइंड को रिलैक्स करती हैं फिर उनको याद आता है कि हाँ मैंने यहाँ रखी थी। ठीक है, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं पुनः स्मरण में अक्षमता। कि जब रिमाइंड करती हैं तो उसमें वो उनकी अक्षमता होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती, अनकैपेबल होते हैं वो। तीसरा है अभिप्रेरित विस्मृति। अभिप्रेरित विस्मृति उन तथ्यों की होती है जिन्हें कोई व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहता है। इसका संबंध अप्रिय घटनाओं से होता है। ये जो अभिप्रेरित विस्मृति होती है इसे व्यक्ति भूलना चाहता है कि बस ये चीज़ मेरे को याद ना आए। और इनका संबंध कौन सी घटनाओं से होता है, जो घटना हमें अच्छी नहीं लगती। अप्रिय होता है जो जिसे हमारा जो मन है वो
उसे अच्छा नहीं मानता, अप्रिय है, तथा इसी कारण वैज्ञानिक इसे निग्रह अथवा दमन की संज्ञा देते हैं। बुरी बातों को भूलना अथवा कोई बुरा काम करते समय किसी सदुपदेश की अवहेलना करना अभिप्रेरित विस्मृति की सूची में आते हैं। जब हम किसी भी घटना को, किसी व्यक्ति को जानबूझकर भूलना चाहते हैं कि ये मुझे याद ना आए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अप्रिय होता है अच्छा ना लगना, कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये घटना अच्छी नहीं लगती, तो उस चीज़ को भूलना चाहता है, तो इसे बोलती हैं अभिप्रेत विस्मृति। चौथी है रचनात्मक प्रक्रम। रचनात्मक प्रक्रम ऐसे प्रक्रम होते हैं जो अतीत में हुई घटनाओं को व्यक्त करते समय भूल हुए अंशों की मनगढ़ंत तथ्यों से पूर्ति कर देते हैं। ये मनगढ़ंत तथ्य रचनात्मक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये पुरानी घटनाओं को विश्वसनीय बना देते हैं। यही नहीं, ये भूले हुए पुराने अंशों को पुनः स्मृति में आने से रोक देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रचनात्मक प्रक्रम, रचनात्मक होता है क्रिएटिव, बनाना, तो जानबूझकर कुछ ऐसी मनगढ़ंत, मन से घड़ी हुई कुछ तथ्य जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुरानी घटनाओं को विश्वसनीय बना देती हैं। विश्वसनीय अर्थात विश्वास के योग्य, रियल, ये उन्हें रियल बना देती हैं, विश्वसनीय बना देती हैं। और यही नहीं, ये भूले हुए पुराने अंशों को पुनः स्मृति में आने से रोक देते हैं।